Hello all, this is the ninth lecture for 11th standard students on Cell the Unit of Life। मैं हूं डॉक्टर केशव काळे और मैं औरंगाबाद में केबीसी यानी कालेज बायोलॉजी क्लासेस में पढ़ाता हूं। लास्ट लेक्चर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड कौन से सेल में होते हैं प्लास्टिड्स? तो प्लास्टिड्स जो है टिपिकली प्लांट सेल और यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। सारे प्लांट सेल, ऑल द प्लांट सेल्स एंड यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स क्या होते हैं? तो यूग्लिनॉइड्स आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। अब मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में। तो ये प्रोटिस्ट है जिसमें प्लास्टिड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लाइन है एनसीईआरटी की कि प्लास्टिड्स कैन बी इजीली विजिबल और कैन बी इजीली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देखे जा सकते हैं प्लास्टिड को। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो इसके पहले ही देखा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए स्टेन करना जरूरी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया देखने के लिए स्टेन करना जरूरी होता है, लेकिन प्लास्टिड बड़ा होने की वजह से वहां पे उसको स्टेनिंग की जरूरत नहीं है, वो आसानी से देखा जा सकता है। आगे डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट। तो बच्चों पिगमेंट वर्ड जहां भी आए समझ लेना रंग है, कलर है। पिगमेंट आए तो कलर है, तो पिगमेंट यानी कलरफुल पार्टिकल या कलरफुल स्ट्रक्चर्स। तो डिपेंडिंग ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट, कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट है, इस बेसिस पे प्लास्टिड्स के तीन टाइप होते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये प्लास्टिड ग्रीन कलर के होते हैं, हरे होते ही है। और इनमें प्लास्टिड यानी ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर से, इसके अंदर और भी कुछ चीजें हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर डिटेल है आपको आगे, पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में दो कलर के या दो टाइप के पिगमेंट होते हैं। एक होता है हरे रंग का क्लोरोफिल। हरे रंग का क्लोरोफिल बच्चों ये एक पिगमेंट का नाम नहीं है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट जिसमें कई सारे पिगमेंट आते हैं। फिर क्लोरोफिल, इस ग्रुप में कई सारे पिगमेंट आते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। इस सारे पिगमेंट को के बारे में मैं डिस्कस करूंगा फोटोसिंथेसिस टॉपिक में। आज सिर्फ समझ लेना है कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट का ग्रुप है, ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। और दूसरा ग्रुप यहां पे होता है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स। अब ये कैरोटीनॉइड के जो कलर है बच्चों, ये येलो से ऑरेंज के शेड में होते हैं। मतलब डार्क ऑरेंज टू डार्क ऑरेंज, लाइट ऑरेंज, उसके बाद येलो, डार्क येलो, ऐसे ऑरेंज या येलो के शेड में इस कैरोटीनॉइड ग्रुप के पिगमेंट के कलर होते हैं। और इन दोनों के मिक्सचर से क्लोरोप्लास्ट को हरा रंग आता है। अब यहां पे आप एक चीज आपके आसपास नोट कर सकते हो कि प्लांट में भले ही ग्रीन कलर हो, लेकिन वो ग्रीन कलर का शेड सारे प्लांट में एक जैसा नहीं होता है। अगर आप अलग अलग स्पीसीज के प्लांट ऑब्जर्व करो आपके आसपास, तो आपको अलग अलग शेड्स दिखाई देंगे। तुम्ही शेतामध्ये मिरचीचं झाड बघा, एकदम गर्द हिरव्या रंगाचं असतं कम्पेअर टू कापसाच्या किंवा मग मक्याच्या प्लांट पेक्षा। तर हे सगळे आहे तर हिरवे, पण त्यांच्या ग्रीन कलरच्या शेड मध्ये डिफरन्सेस आहेत। ग्रीन कलरचे तिथे वेगळे वेगळे शेड्स आहेत। हे शेड कशामुळे येतात? तर क्लोरोफिल किती आणि कॅरोटीनॉइड्स यांचं पर्सेंटेज किती याच्यावर तो हिरवा रंग ठरत असतो की तो किती गर्द असेल किंवा कसा असेल ते। जिथं क्लोरोफिल खूपच जास्त तो गडद हिरवा असतो, जिथं कॅरोटीनॉइड खूपच जास्त तो थोडा लाईट कडे, म्हणजे कॅरोटीनॉइडचं प्रमाण जास्त असेल क्लोरोफिल सोबतच, तर जेवढे कॅरोटीनॉइड वाढतील तेवढं त्या हिरवा रंग जो आहे तो हलका हिरवा होत चाललाय किंवा कमी गर्द होत जातो। आणि क्लोरोफिल मध्ये पण वेगवेगळे पिगमेंट येतात, तर त्याविषयी आपण नंतर बोलू। इथं मला फक्त एवढं सांगायचं की क्लोरोफिल पिगमेंट जे ते हिरव्या रंगाचे असतात, कॅरोटीनॉइड ऑरेंज आणि येलो असतात, आणि हे दोन्ही क्लोरोप्लास्ट मध्ये असतात। आणि क्लोरोप्लास्टचा ओव्हरऑल रंग हा ग्रीन शेडचा असतो। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा हा शब्द जेव्हा येईल
तो क्रोमा जहां पे है वहां पे कलर है, क्रोमा मतलब कलर। क्रोमा में, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड ग्रुप के पिगमेंट ही होते हैं सिर्फ। याद रखना कैरोटीनॉइड फैट सॉल्युबल पिगमेंट है, दे आर फैट सॉल्युबल। और इसमें दो सब ग्रुप्स है, एक होता है कैरोटीन, कैरोटीनॉइड का पहला सब ग्रुप है कैरोटीन, और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल, ज़ैंथोफिल। कैरोटीनॉइड के रंग ऑरेंज शेड की तरफ झुकते हैं, मतलब ऑरेंज कलर की तरफ झुकते हैं, और ज़ैंथोफिल जो है वो येलोइश कलर के होते हैं, येलोइश होते हैं, ये ऑरेंज होते हैं, और इस वजह से ये प्लांट में रेड, ऑरेंज या येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं जो फ्रूट या फ्लावर में होते हैं। मतलब फ्रूट या फ्लावर में जो रेड, ऑरेंज और येलो कलर है वो इनकी वजह से होते हैं। तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में कोई भी पिगमेंट नहीं है, याद रखना, देयर इज नो पिगमेंट, पिगमेंट है ही नहीं उसमें। और दूसरा ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, दे आर कलरलेस। तो फिर काम क्या करते हैं ये ल्यूकोप्लास्ट? तो ल्यूकोप्लास्ट का काम होता है, ल्यूकोप्लास्ट का कलर कुछ भी नहीं है और पिगमेंट भी नहीं है, फंक्शन क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट इज अ स्टोरेज ऑर्गेनल। ये प्लांट में या प्लांट के पर्टिकुलर कुछ पार्ट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फैट को स्टोर करने का काम करता है उस सेल के अंदर। मतलब सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करना है, प्रोटीन स्टोर करना है या फैट स्टोर करना है तो उसे ल्यूकोप्लास्ट में स्टोर किया जाता है। अब ल्यूकोप्लास्ट क्या स्टोर करते हैं, इस पे बेस्ट उनके 3 टाइप्स होते हैं। एक अमाइलोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट जो है बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर्स कार्बोहाइड्रेट। दूसरा है इलियोप्लास्ट। इलियोप्लास्ट जो होता है वो फैट या ऑयल स्टोर करने वाले पिगमेंट होते हैं, फैट या ऑयल को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट, नॉट पिगमेंट, सॉरी पिगमेंट नहीं, फैट या ऑयल को स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है इलियोप्लास्ट। और तीसरा है प्रोटीन स्टोर करने वाले ल्यूकोप्लास्ट को कहा जाता है अल्यूरोप्लास्ट, अल्यूरोप्लास्ट जो स्टोर करते हैं प्रोटीन्स, प्रोटीन्स। प्लास्टिड शुरू किया है मैंने। प्लास्टिड में 3 टाइप से, उसमें से 2 टाइप कलरफुल है, एक टाइप कलरलेस है। जो कलरफुल है उसमें से हरे रंग वाले को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ऑरेंज, रेड या येलो वाले को, कलर वाले को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, और जो कलरलेस है उसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल ये ग्रीन कलर के पिगमेंट का ग्रुप है और ये ऑरेंज येलो कलर के पिगमेंट होते हैं, ये दोनों होते हैं। क्रोमो में सिर्फ कैरोटीनॉइड होते हैं। कैरोटीनॉइड्स के 2 सब ग्रुप्स हैं, एक का नाम है कैरोटीन, दूसरे का ज़ैंथोफिल, और इनमें रेड, ऑरेंज और येलो कलर प्रोड्यूस कर, मतलब अपीयरेंस देते हैं वो क्रोमोप्लास्ट को। ल्यूकोप्लास्ट ये कलरलेस है क्योंकि इसमें कोई भी पिगमेंट नहीं है। काम क्या करता है, सेल के अंदर अलग अलग मटेरियल स्टोर करने के लिए होता है। जैसे कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर करे तो इसको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, अगर ये फैट या ऑयल स्टोर करे तो इसी को इलियोप्लास्ट कहते हैं, और अगर प्रोटीन स्टोर करे तो अल्यूरोप्लास्ट कहते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हो। नाउ ल्यूकोप्लास्ट जो है, ल्यूकोप्लास्ट में भी अमाइलोप्लास्ट कहां पे मिलेगा आपको? पोटॅटो में। बटाट्यामध्ये स्टार्च असतं पोरांनो। स्टार्च काय? स्टार्च हा प्लांटमध्ये, प्लांटचा कार्बोहायड्रेट आहे। प्लांट मधला जो पॉलिसॅकराइड असतो, जो कार्बोहायड्रेट असतो, ज्या फॉर्म मध्ये प्लांट कार्बोहायड्रेट स्टोर करतात त्याला स्टार्च असं म्हणतात। द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहायड्रेट इन द प्लांट्स इज द स्टार्च, एंड द स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द एनिमल्स इज द ग्लाइकोजन। तो यहां पे अमाइलोप्लास्ट जो है, उस अमाइलोप्लास्ट में स्टार्च भरा पड़ा है, और ये स्टार्च, सपोज ये पोटैटो है और ये पोटैटो का सेल है, तो ये अमाइलोप्लास्ट हुआ जो कि ल्यूकोप्लास्ट का सब टाइप, और यहाँ पे स्टार्च भरा पड़ा है। ये दूसरा सेल है, ये अमाइलोप्लास्ट है, यहाँ पे स्टार्च भरा पड़ा है। इस वजह से पोटैटो का कलर जो है वो डल कलर का होता है। पोटैटो ऐसा कलरफुल नहीं होता, हरा, नीला, काला, पीला। क्यों? क्योंकि उसमें ल्यूकोप्लास्ट है जो कि कलरलेस है।
अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की, क्योंकि वही डिटेल है और रीजन ये है कि क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है इट वैरीज इन शेप। शेप क्लोरोप्लास्ट का लेंस जैसा हो सकता है, लेंस का जो शेप है, या डिस्कॉइड डिस्क लाइक हो सकता है, ओवल हो सकता है, किसी रिबन के जैसा हो सकता है, या स्पेरिकल हो सकता है, या फिर और भी जो शेप मतलब वेरिएशंस हो सकते हैं। तो शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट वैरीज फ्रॉम सेल टू सेल। लेंस शेप हो सकता है, डिस्कॉइडल हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है, साथ में स्पेरिकल हो सकता है। साइज में उसका लेंथ और उसका विड्थ याद रखना है। लेंथ जो है इट इज 5 to 10 माइक्रोन की रेंज में होता है, और विड्थ जो है वो 2 से 4 माइक्रोन की लेंथ में होता है, सॉरी इसमें रेंज में होता है। तो लेंथ इज 5 to 10 माइक्रोन एंड विड्थ जो है वो 2 to 4 माइक्रोन होता है। तीसरा, अबाउट द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये भी सेल टू सेल और प्लांट टू प्लांट वेरी होते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज 1 per सेल इन अ ग्रीन अलगा। ग्रीन कलर का जो अलगा है, शेवाळ, अलगी म्हणजे शेवाळ, तो अलगा इज द सिंगुलर ऑफ अलगी। तो ग्रीन कलर का जो अलगा है जिसका नाम है क्लैमाइडोमोनास, इस क्लैमाइडोमोनास में एक सेल में बच्चों सिर्फ एक ही क्लोरोप्लास्ट होगा। वहीं पे हमारे जो हायर प्लांट या एंजियोस्पर्म्स होते हैं, इनके जो लीव्स है, इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस करने वाले या ग्रीन कलर के कौन से सेल होते हैं? मेसोफिल सेल होते हैं। और इन, देखो फिर से बता रहा हूं, फोटोसिंथेटिक प्लांट में जो लीव्स है, लीव्स में मेसोफिल सेल होते हैं, और मेसोफिल सेल के अंदर, ये मेसोफिल सेल है, और मेसोफिल सेल के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल सेल ऑफ द प्लांट इज इन द रेंज ऑफ 20 to 40 पर सेल। एक सेल में 20 से 40 की रेंज में क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं इन मेसोफिल सेल्स में। अब उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन है, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी 2 मेम्ब्रेन का होता है। ये बाहर का मेम्ब्रेन हुआ, उसके अंदर का जो मेम्ब्रेन है, सिर्फ फर्क इतना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ये फोल्डेड नहीं है, ये अंदर का मेम्ब्रेन है। बाहर के मेम्ब्रेन से अंदर वाला मेम्ब्रेन जरा कम परमिएबल है, जरा लेस परमिएबल है। देन इनर मेम्ब्रेन के अंदर अगर हाथ डालू तो फिर से मेरा हाथ गीला हो जाएगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का होता है वहां पे। तो माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन के अंदर M इज फॉर माइटोकॉन्ड्रिया एंड M इज फॉर मैट्रिक्स होता है। वहीं पे क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस भरा पड़ा है उसका नाम होता है स्ट्रोमा। तो याद रखना, क्लोरोप्लास्ट, एस बड़ा क्यों लिखा है मैंने? एस इज फॉर स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया, M is for mitochondria, M is for matrix, उसका ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स। क्लोरोप्लास्ट की स्पेलिंग में S है, इसलिए S is for स्ट्रोमा। आगे जाते हैं, तो ये स्ट्रोमा है। इसके अंदर अगर आप देखो तो आपको ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। हा जो सॅक लाईक स्ट्रक्चर असतो पोरांनो, इसे थायलाकॉइड कहते। थायलाकॉइड, सॅक म्हणजे पिशवी, आणि पिशवीला अतिशय ग्रामीण भाषेमध्ये थैली म्हणतात। तो हे थायलाकॉइड आर द सॅक लाईक, थैल्यांसारखे स्ट्रक्चर्स असतात ते। तो थायलाकॉइड्स दीज आर दी सैक लाइक स्ट्रक्चर। इस थाइलाकॉइड में पिगमेंट होता है। मतलब हम जो कह रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, तो वो कहां पे? तो ये थाइलाकॉइड में, थाइलाकॉइड में पिगमेंट होते हैं, कंटेन्स पिगमेंट। आगे, ये थाइलाकॉइड ऐसे एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा ऐसे रखे होते हैं। दे आर stacked like a pile of coins, piles of coin।
मतलब जो कॉइन्स होते हैं 1 रुपए के, 2 रुपए के, 5 रुपए के जो सिक्के होते हैं, वो सिक्के पे एक के ऊपर एक रखने के बाद जो स्ट्रक्चर या जैसा उसका शेप बनेगा, वैसे ही ये थाइलाकॉइड्स एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रखने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्रैना। प्लूरल में कहा जाता है ग्रैनम, सिंगुलर में कहा जाता है ग्रैनम। ग्रैना का दूसरा नाम है इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। उसका दूसरा नाम होता है इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड या ग्रैना, और सिंगुलर इज ग्रैनम, मतलब ये एक ग्रैनम हुआ। ऐसा इसके पास ये दूसरा ग्रैनम हुआ, 1 2, ये थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रखने के बाद उससे क्या बनता है, ग्रैनम बनता है। एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से कनेक्ट करने के लिए वहां पे जो स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा लैमिले, स्ट्रोमा लैमिले। फिर से बता रहा हूं, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमेबल देन द आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड है। थाइलाकॉइड को एक के ऊपर एक रखने की वजह से कॉइन के जैसे वो दिखते हैं और उसे ग्रैना कहा जाता है। सिंगुलर इज ग्रैनम। ग्रैना का दूसरा नाम इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड भी है। और दो एडजेसेंट ग्रैना को एक दूसरे से कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को कहा जाता है स्ट्रोमा लैमिले। स्ट्रोमा लैमिले। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में बाहर से तो यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन होंगे, अंदर ये स्ट्रोमा भरा पड़ा है, ये ग्रैनम है। ग्रैनम का एक एक ये हरा जो स्ट्रक्चर है इसे थाइलाकॉइड कहा जाता है। और थाइलाकॉइड में जो पिगमेंट होते हैं वो पिगमेंट लाइट ट्रैप कर सकते हैं। ये पिगमेंट लाइट को ट्रैप कर लेते हैं और उस लाइट को ट्रैप करके उससे एटीपी और एनएडीपीएच जैसे मॉलिक्यूल बना लेते हैं और इनका यूज करके स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट या शुगर या ग्लूकोज, मोर स्पेसिफिकली ग्लूकोज बना लिया जाता है और इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये जो स्ट्रोमा होता है बच्चों, इस स्ट्रोमा में एंजाइम्स होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए एंड प्रोटीन्स बनाने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो एंजाइम्स स्ट्रोमा में होते हैं। स्ट्रोमा हैव द एंजाइम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन सिंथेसिस। फिर से एक बार बता रहा हूं, थाइलाकॉइड के अंदर के जो पिगमेंट है वो लाइट ट्रैप करके एटीपी एनएडीपीएच नाम की कुछ सब्सटेंसेस बनाते हैं और इनका यूज करके स्ट्रोमा में शुगर बनती है, ग्लूकोज बनता है। फोटोसिंथेसिस का डिटेल जो प्रोसेस है वो इस टॉपिक का कंटेंट नहीं है, उसके लिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स नाम का अलग से टॉपिक है। उस वक्त मैं बाकी सारे रिएक्शंस आपको बताऊंगा। यहाँ पे मुझे सिर्फ इतना बताना है कि स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं। साथ में स्ट्रोमा में भी माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। उसके अलावा आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है और 70S राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, 70S राइबोसोम। तो ये राइबोसोम, उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है वहां पे तो 80S है, मतलब ये प्रोकैरियोट जैसे राइबोसोम और प्रोकैरियोट जैसा सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और साथ में आरएनए ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है माइटोकॉन्ड्रिया की ही तरह। इसलिए जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहा था, बिल्कुल उसी रीजंस की वजह से और उसी तरह क्लोरोप्लास्ट को भी सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनल कहा जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन होंगे। ये अंदर का स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड है, थाइलाकॉइड में ग्रैना है। ये जो है ये ग्रैना है और इनको कनेक्ट करने वाले ये स्ट्रोमा लैमिले है। ये सॉसेज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ से काटा हुआ है और आपको अंदर का कंटेंट दिखाया जा रहा है इस स्लाइड में, जिसमें आपको ये जो फोल्ड्स है ये क्रिस्टी दिखाई दे रहे हैं। बाहर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टी पे F1 पार्टिकल भले इसमें ना दिखाई दे रहे हो लेकिन यहाँ पे F1 पार्टिकल्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए सर्कुलर है प्रोकैरियोट्स की तरह, इसलिए वो सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, इसके अंदर न्यूक्लियस का कंटेंट होगा। यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच है
और इस पे ये जो डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं ये राइबोसोम्स है बच्चों। ईआर पे जो राइबोसोम्स होंगे वो 80s टाइप के होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड के अंदर जो है वो 70s टाइप के होते हैं। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं और यूकैरियोट्स में भी। राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। फंक्शन वही है, प्रोटीन सिंथेसिस। डिफरेंस ये है जहां प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं वहीं पे यूकैरियोटिक राइबोसोम 80s टाइप के होते हैं। अब इसमें 80s में दो सब यूनिट होते हैं बच्चों, 40s एंड 60s सब यूनिट। इस पे मैं आगे बात करूंगा एस क्या होता है वो फिर से बताऊंगा मैं आपको, लेकिन यहां पे और कुछ बातें। 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर सबसे पहले राइबोसोम को देखने वाले बंदे का नाम है जॉर्ज पैलेड। जॉर्ज पैलेड वो इंसान था जिसने सबसे पहले राइबोसोम को देखा। तो राइबोसोम को देखने के बाद उसको समझ में आया कि राइबोसोम बने होते हैं। उसके बाद में शायद केमिकल स्ट्रक्चर डिटेक्ट हुआ कि राइबोसोम जो है वो दो हिस्सों से बनते हैं। एक होता है आरआरएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। राइबोसोम आरआरएनए और प्रोटीन्स इन दो हिस्सों से बनते हैं। एंड प्रोकैरियोट्स का बात करते हैं फिर से 80s टाइप की। 80s, S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग यूनिट। S स्टैंड्स फॉर स्वेटबर्ग यूनिट। स्वेटबर्ग यूनिट जो है ये पार्टिकल की साइज और डेंसिटी, वो कितना डेंस है, कितना भरा हुआ है, मतलब अंदर से खोखला है या भरा हुआ है, डेंसिटी कितनी उसकी और साइज क्या है या कैसी है, ये मेजर करता है। लेकिन डायरेक्टली नहीं मेजर करता। इनडायरेक्टली कैसे? तो ये पार्टिकल्स को एक सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में लिया जाता है। छोटे बड़े पार्टिकल्स सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है, उसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन घुमाया जाता है। जो पार्टिकल जितना बड़ा उतनी जल्दी सेटल होगा, होगा। मतलब ये एक्चुअली पार्टिकल कितनी जल्दी उस घूमती हुई ट्यूब में सेटल हो रहा है या कितनी जल्दी वो नीचे बैठ रहा है, इस पे से उस पार्टिकल की साइज मेजर होती है। इस पर से उस पार्टिकल की साइज मेजर होती है। और इसे मतलब अब मेजर तो साइज कर रहे हैं लेकिन वक्त के डायमेंशन में या वक्त के यूनिट में मेजर कर रहे हैं। वन स्वेटबॉक्स यूनिट is equal to 10 raised to minus 13 सेकेंड। एक स्वेटबॉक्स यूनिट इज इक्वल टू 10 raised to minus 13 सेकेंड्स। तो ऐसे राइबोसोम जो है वो दो हिस्सों से बना है। एक छोटा जो है वो 40 स्वेटबॉक्स यूनिट, बड़ा जो है वो 60 स्वेटबॉक्स यूनिट, और इन दोनों का मिलके जो बना वो 100 नहीं होता। इट इज जस्ट नॉट लाइक कि वजन आप एक दूसरे से अटैच कर रहे हो, वैसा नहीं होता है ये। तो जब आप इसको घुमा के उसका स्वेटबॉक्स यूनिट निकालते हो तो 40s आता है। जब इस अकेले को घुमा के उसका स्वेटबॉक्स यूनिट निकालते हो, उसका टाइम मेजर करते तो 60s आता है। दोनों को एक साथ ज्वाइन करके अगर जब स्वेटबॉक्स यूनिट कैलकुलेट होता है तो वो 80s आता है। 80s। ये जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम फ्री भी होते हैं साइटोप्लाज्म में, ऐसे फ्री फॉर्म में भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी होते हैं। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है वो भी प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और फ्री राइबोसोम भी प्रोटीन सिंथेसिस ही करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जनरली, ये ऐसा कोई रूल नहीं, लेकिन जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है वो जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं वो सेल के बाहर डिलीवर करने के लिए, एक्स्ट्रा सेलुलर काम करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि कुछ प्रोटीनेशियस हार्मोन्स है या फिर कुछ एंजाइम्स है, तो ऐसे जो सेल के बाहर भेजने हैं प्रोटीन, उनकी सिंथेसिस जनरली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर वाले राइबोसोम से होती है। और जो सेल के अंदर के कामों के लिए प्रोटीन चाहिए वो ऐसे साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स है वो राइबोसोम्स इंट्रासेलुलर कामों के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। डाउट्स हो या फिर कुछ इनको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, वे लोग मुझे 7972312550 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।